जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालने की कोशिश की और मुख्तलिफ वाक़यात हुए जो यकीनन आप देख चुके होंगे। मैं आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इलेक्टोरल साइन जो बैट का साइन था वो वापस लिए जाने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया, उसके हवाले से बहुत अहम चंद बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यही आज के प्रोग्राम का मौजू है। इससे पहले बस सिर्फ मैं इतना बता दूं कि मैं काफ़ी दिन प्रोग्राम नहीं कर सका, मेरी सेहत कुछ ख़राब हुई, नॉर्मल सा बुखार वगैरह, लेकिन वो बहुत बिगड़ गया और मैं बहुत दिन तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद बिस्तर पे ही रहा। बहुत सी अहम खबरों पे काम कर रहा था जो मेरी ख्वाहिश थी कि वो मैं रिपोर्ट करूं, वो भी नहीं कर सका। पिछले 3-4 दिन से कुछ बेहतर हूँ। तो काम दोबारा शुरू किया। मैं चूंकि रोज़ाना तकरीबन वीलॉग कर रहा था तो इसलिए ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं। ये वजह थी आपके साथ बाकायदगी से बात ना हो पाने की। इस दौरान बहुत अहम खबरें मिलती रहीं, बहुत ही ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं हुई पाकिस्तानी मीडिया पे। इसकी वजह ये नहीं कि मैं कोई बहुत अहम सहाफ़ी हूँ तो मुझे बड़ी अहम खबरें मिलती हैं। बहुत अहम वजह इसकी ये है, ये भी समझने की बात है और अहम बात है पाकिस्तान में आज़ादी अज़हार राय और प्रेस फ्रीडम के हवाले से, कि पाकिस्तान में बहुत से अच्छे दोस्त जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी बातें रिपोर्ट नहीं कर पाते। जो पाकिस्तान में एक घुटन की फजा है, जो प्रेस फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, जो निशाना बनाया जाता है, निशाने इबरत बना दिया जाता है तनकीद करने वालों को, खुसूसन भाई अरशद शरीफ की शहादत के बाद, और जिस तरीके से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म सितम रवा रखा गया पिछले कुछ अरसे में, खुसूसन 2 सालों के अंदर, तो बहुत ही मोहतात होकर रिपोर्ट की जाती है पाकिस्तान में से। मैं भी यकीनी तौर पे मोहतात होने से मुराद ये नहीं है कि कोई तहकीक किए बगैर रिपोर्ट कर देते हैं। मकसद ये होता है कि कोई भी बात ऐसी जो कि फैक्चुअल भी हो, जिससे जो ताकतवर हल्के हैं वो नाराज हो जाएं और आपको या आपके खानदान को कुछ नुकसान पहुंचाएं, तो यकीनी तौर पे सहाफ़ती असूलों के मुताबिक भी आपको थोड़ा बहुत मोहतात रहना होता है। खैर, तमाम बहुत से अहम मौजूआत हैं। साइफर केस के हवाले से बहुत अहम चीजें अगले प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। आज के दिन में क्योंकि अभी तक एक बहस जारी है जो बैट का साइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई शर्मनाक फैसला था, बल्कि आपने देखा कि बहुत से सहाफियों को और सोशल मीडिया पे लिखने वालों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को जिन्होंने एक जजमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ एक हरासमेंट की फजा कायम की गई। इससे पहले कि मैं फैसले के ऊपर जो अहम तरीन चंद बातें जिनको कंफ्यूज किया जा रहा है चंद मीडिया के अफराद की तरफ से, उनके ऊपर बात करूं, एक आधा और हकाइक आपको मैं बताता हूं। हकाइक तो नहीं, ये मेरी राय है, जो मेरी राय है वो राय है। बाज लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भी मामला चल रहा है, जो सहाफियों के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू की है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू की है और उनको फिक्स किया जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास खबर नहीं है इस हवाले से कि ये जो हुआ, जो भी नोटिस जारी हुए, जो JIT बनी, ये किसने किया और किस तरह से हुआ। लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, मैंने इस सिस्टम के अंदर 20 साल लगातार रिपोर्टिंग की और एस्टेब्लिशमेंट की हर तरह की मूव्स को देखा तो मैं ये कह सकता हूं, उनके पैटर्न को देखो। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपना तरीका कार नहीं बदलती। एक सेट पैटर्न, एक स्क्रिप्ट लिखा पड़ा है, जो भी बंदा कुर्सी पे बैठा होता है उसके मुताबिक जो है ना वो एग्जीक्यूशन कर देता है, और इसमें कभी जो है ना जेर जबर पेश की गलती जो है ना वो भी आगे पीछे नहीं होती। तो जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही थी, तो हमने देखा कि उस दौरान मीडिया को दबाया जरूर जा रहा था, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा था जर्नलिस्ट के खिलाफ। जब उन्होंने अपना मेन जो मिशन था वो अकॉम्प्लिश कर लिया, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का अदालत के जरिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने गिन गिन के, चुन चुन के एक एक सहाफी को निशाना बनाना शुरू किया। बहुत से सहाफी निशाना बने, जो लोग वाकयात जहन में रखे हुए हैं उनको यकीनन याद होगा। तो और इस तरह की और बहुत सी बातें, और यकीनी तौर पे अब होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में भी थोड़ी सी खोज लगाने की कोशिश की रोशनी में ही, पूरी तरह से खबर तो नहीं मिलती, लेकिन जो मेरी राय बनती है वो यही है कि ये जो निगरान सेटअप है, इसके अंदर बैठे हुए लोगों की एक मतलब थोड़ी सी नंबर बनाने की कोशिश है, जिसको साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं इस वक्त, उनकी खामोश मदद भी हासिल थी। तो ये कार्रवाई आगे चली और अब उसके ऊपर एक कवर अप के लिए, या उसको मजीद थोड़ा सा अपने मौकफ को लोगों को बताने के लिए, जिस तरह डिटेल जजमेंट में कोशिश की गई, तो वो अब कल जो है वो एक वहां पे स्टेज जो है वो बनने जा रहा है, अगले 1-2 दिन में बनने जा रहा है एक स्टेज। तो मैं उस हवाले से सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं
कि उस केस के अंदर क्या बात थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दो तीन चीजें जो हैं जिनको कंफ्यूज किया जा रहा है। बाद लोग ये कह रहे हैं जी कि बाद मैंने देखा कि इंतहाई आप कह लें कि जो अच्छे काबिल लोग हैं उन्होंने भी कोई इस तरह की बात की कि ये नजरिया जरूरत की बात कर रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि सजा नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल ही देखें, बच्चों वाली बात है। नजरिया जरूरत जैसे एक चीज को जिसको तारीख के बदतरीन जजेस ने जो है वो आइन का गला मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, एक दूसरी जगह जहां पे आइन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया उसमें जस्टिफाई करने के लिए या उसमें एक मिसाल देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, लॉजिक नहीं बनती। वो किस तरह से मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि कंप्लेंटेंट के हवाले से बात शुरू करते हैं कि जी जो बंदा एग्रीव्ड है, जो बंदा जिसके साथ जुल्म हुआ है, वो एक कंप्लेंट लेके गया और उसका दावा है कि वो पीटीआई का मेंबर है या मेंबर नहीं है। इस बारे में चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में भी लिखा और बाद में उसकी तफसीलात और उसके ऊपर वो भी देते रहे। फर्ज करें अकबर एफ बाबर की बात ही कर लेते हैं। सबसे अहम मिसाल वही चल रही है कि जी वो मेंबर के तौर पे निकाला गया तो वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने जो है ना उनका वो कर दिया, कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया बतौर मेंबर, तो वो बहाल तस्वर होंगे। मैं आपको अर्ज करूं, ये लोग जानबूझकर जो मीडिया के लोग हैं खुसूसन सिर्फ अपने बुग्ज में, मैं ये समझता हूं कि आप कोई भी राय जरूर रख सकते हैं लेकिन बुग्ज की और मुतस्सब होने की एक हद होती है कि आपको अपने पढ़ने वालों को या आपको जो लोग देखते हैं सुनते हैं उनको झूठ नहीं बताना चाहिए। एक सादा सी बात है नाजरीन, मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का तमाम फैसला, किसी भी अदालत का फैसला बाइंडिंग होता है। जो भी लोग हैं उनके ऊपर जिन्होंने अमल दरामद करना होता है, खुसूसन हुकूमत के अदारे, अगर जो सुपीरियर कोर्ट का फैसला आ गया है वो उसकी अहमियत उससे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट साफ हरफ आखिर होता है। इन बातों में कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज जहन में रखिए, इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। अभी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक प्राइवेट शख्स की या एक प्राइवेट पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा अभी। अगर हम स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात भी करें, क्योंकि ये एक मिसाल है जिससे लोगों के जहनों में बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी कि अगर कोई भी अदालत एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये हुक्म देती है कि फलां शख्स को उसके ओहदे पे बहाल कर दिया जाए, तो अदालत के हुक्म देने से वो बहाल नहीं होता है। हम रोजाना खबरें पढ़ते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई, फलां बंदे को पकड़ लिया, फलां को ये कर लिया, उसके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया। अदालतों का हुक्म होता है, डिपार्टमेंट्स नहीं मान रहे होते। ये कोई अच्छी बात नहीं है ना मानना अदालत के हुक्म को, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि असूली तौर पे होता क्या है कि जो मुतलका इदारा या डिपार्टमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है जिसके बाद जाके मामला आगे चलता है। अदालत के हुक्म से वो चीज हो नहीं जाती ऑटोमेटिकली। मुतलका इदारा जो होता है उसके ऊपर वो हुक्म बाइंडिंग होता है, उसको करना होता है। अगर किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी अपनी रीजन होगी जो आके बयान करेगा, अदालत उसको रिजेक्ट कर देगी, वो बात की बात है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत मरतबा कि जी फलां हुक्म दिया, नहीं हुआ, गवर्नमेंट के फलां अफसर के खिलाफ या फलां अदारे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाइयां चल रही होती हैं। अब ये मामला आ जाता है सियासी जमात का। एक सियासी जमात अपने एक बंदे को निकाल देती है कि जी हम इसको नहीं, इसको फलां फलां वजह से हमने निकाल दिया। अब आगे से अदालत हुक्म देती है कि नहीं ये आपने गलत निकाला, आप इसको रखें। तो भाई उस पार्टी ने, उस पॉलिटिकल पार्टी ने, जो कि आपका कोई गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट भी नहीं, एक सियासी जमात है, उसने नोटिफिकेशन जारी करना है कि हम इस मेंबर की जो मेंबरशिप है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। बड़ी सादा सी बात है ना, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात या कोई थ्योरियों की बात या कोई बड़ी उलझी हुई दलीलों वाली बात तो नहीं है। सादा सी बात है कि उस पार्टी ने उसको तस्लीम करना है। हाँ, अदालत के पास ये हक हासिल है कि अगर वो पार्टी उसको रिस्टोर नहीं करती तो उस पार्टी के ओहदेदार के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हो। मैं तो यहां तक जाऊंगा, मैं अदालत की अजमत या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या उसके तहत जो अदालतें हैं उनकी अजमत को मानते हुए इस हद तक जाऊंगा कि ऐसा कोई हुक्म ना मानने की सूरत में अगर उस पूरी सियासी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी जाए अदालत की तरफ से तो वो भी जायज है, वो भी हो सकती है। लेकिन जो हुक्म उस पार्टी को दिया गया है वो इंप्लीमेंट उसी पार्टी ने करना है, उसके सेक्रेटरी जनरल ने करना है, उसके मुतल्लिका ओहदेदार ने करना है। सुप्रीम कोर्ट खुद से किसी को या हाई कोर्ट खुद से किसी को बहाल करके किसी पार्टी का रुकन या सेक्रेटरी जनरल नहीं बना सकती। अरे भाई अदालत है, कोई सियासी जमात नहीं है।
आप जहां आज जो ये लोग ये बात कर रहे हैं वो अदालत को सियासी जमात का दर्जा दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अदालत को हुक्म देना है, इंप्लीमेंट मुतलका इदारे, डिपार्टमेंट, महकमे ये उसमें करते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया था अकबर बाबर को बहाल या बाकी लोगों को बहाल, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, अदालत सियासी जमात को खत्म कर देती, पाबंदी लगा देती फर्ज करें। लेकिन सियासी सरगर्मी जो है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो सियासी पार्टी नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासी पार्टी के तौर पे डिक्लेयर एक मुहर्रिक नहीं बन सकती, खुद से सियासी जमात नहीं बन सकती कि वो फैसले करे पीटीआई के बिहाफ पे, नहीं आपका सेक्रेटरी जनरल फलां है, आपका फलां कारकुन फलां है, ये बंदा आपका बानी रुकन है। ये यार ये कोई मजाक है। मेरे जो दोस्त हैं वो गुस्से में और ताज्जुब में ज्यादती कर रहे हैं। ये बड़ा सादा सा नुक्ता है, जो लोगों ने गौर से बात सुनी यकीन उनको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, बाद लोग हवाले दे रहे हैं जी फलां जगह पे इलेक्शन के हवाले से ये लिखा हुआ है कि ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है। इसमें फलां वाली जो चीज है वो ऐसे नहीं हुई थी, तो इसलिए सारा प्रोसेस वाइड हो गया। मैं आपको अर्ज करता हूं, इसी बुनियाद पर वो नजरिया जरूरत की बात भी निकाल के ले आते हैं, जो यकीनी तौर पर बहुत ही बड़ा मजाक है निजाम के साथ, सिर्फ अपने तासुब की वजह से। मैं आपको अर्ज करता हूं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, बहुत से लोगों को इस वजह से ये बात समझ आएगी। आप एक सादा सा मिसाल है, जो लोग अकाउंटिंग की समझ रखते हैं उनको तो फौरन समझ आ जाएगी, जिनको नहीं समझ में उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कोई भी जब आप कारोबार करते हैं तो जो रकम आपके पास होती है, जो कैश है, ये आपका एसेट है। इसको असासा कहते हैं अकाउंटिंग की टर्म में। जो लोग अपने असासे जाहिर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अपने रिटर्न जमा कराते हैं, उनको भी पता है इस बात का कि आपको तमाम एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं। अब जो रकम आपके पास है वो असासा है। जब आप कारोबार कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को आप क्रेडिट पे सामान दे रहे होते हैं, आपके से लोग चीज लेके जा रहे हैं, बाद में आपको वो पैसे देते हैं आके। आपने अगर फर्ज करें किसी एक खास जो पीरियड है उसके एंड के ऊपर आपके पास 10 लाख का कैश है और 15 लाख लोगों ने आपके देने हैं, तो इसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं अकाउंटिंग की टर्म में, कि ये वो पैसे हैं जो आपको आने हैं। हो सकता है इसमें कुछ ना आए, वो बात की बात है, लेकिन जो आने हैं ये अकाउंट रिसीवेबल है और ये असासा है। दुनिया में अकाउंटिंग के मुख्तलिफ निजाम है, दुनिया के अकाउंटिंग के हर निजाम में जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो रकम आपको मिलनी है कहीं से, ये 100% असासा है। दुनिया में अकाउंटिंग का कोई भी निजाम ऐसा नहीं जो ये कहे कि ये असासा नहीं है। जब आपने डिक्लेरेशंस करनी होती हैं तो आपने असासा डिक्लेयर करना होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे 2013 से लेकर 2017 तक, जुलाई 27 2017 तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के नतीजे में उनको नाअहल करार दिया और उसकी वजह यह बताई कि वो दुबई की एक कंपनी जिसके मालिक उनके बेटे थे, उस कंपनी में उनकी बाकायदा मुलाजमत थी और उनकी एक तनख्वाह मुकर्रर थी जो कि 10,000 जो भी करेंसी उस मुल्क की है वो थी, और वो उनको हर महीने मिलनी थी, और वो उनका अकाउंट रिसीवेबल था, यानी कि उनको वो पैसे मिलने थे। वो रकम उन्होंने अपने एनुअल रिटर्न्स में जाहिर नहीं की। तो चूंकि जाहिर नहीं की, ये वाली बात, ये बाय द वे वो बात मैं कर रहा हूं ताकि इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ना रहे किसी को, ये वो बात जो नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग खुद मानते हैं कि हमें अपने बेटे की कंपनी से ना ली गई तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर नाअहल किया गया। मैं वो बाल की जो लोग खाल उधेड़ रहे हैं ना आजकल, मैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी कोई जज्बाती बात, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा, बहुत सादा सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि वो जो हमें सिर्फ अपने बेटे के कंपनी से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पे किया गया, तो अर्ज ये है जो तनख्वाह आपकी बकायदा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आपकी तकर्री हुई है उस कंपनी में, डायरेक्टर के तौर पे आपकी तनख्वाह मुकर्रर हुई 10,000 यूएई दिरहम या जो भी करेंसी है। अब वो आप अगर नहीं भी ले रहे थे तो वो आपका अकाउंट रिसीवेबल थी, वो आपका असासा थी, 100% असासा थी, और ये ऐसा असासा था जो आपने डिक्लेयर करना था, आपने नहीं किया, चुनाचे अपना है लोग। पाकिस्तान के अंदर ये जो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से बहुत सारे मामला जो आते थे अदालतों के अंदर, हमने बड़ा लंबा अरसा 2 दहाइयों से ज्यादा कवर किया इन मामलात को। हमने ये चीज देखी, वाज़ेह अंदाज में देखी कि अदालतें जैसा कैसा भी निजाम हो, जैसी कैसी भी हुकूमत हो, किसी भी चीज के ऊपर छूट दे देती थी मेंबरान को, एक चीज पे कभी नहीं देती थी। हमेशा से ये असूल रहा। जुल्फकार चीमा साहब बड़े काबिल एहतराम सियासतदान थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही थे। उनकी वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी थी जो कि उनकी वाइफ को इनहेरिटेडली मिली,
इनहेरिटेंस से मिली, और जब वो ट्रांसफर हुई उनकी वाइफ के नाम पे तो उनको इस बात का इल्म नहीं था, वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सके, वाकई उनको इल्म नहीं था। इंतहाई दयानतदार बंदों में से जिनकी दयानत की लोग मिसालें देते हैं। लेकिन जब क्या हुआ कि जब वो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कहा कि अगर हम इस चीज को कोई जस्टिफिकेशन दे दें किसी भी तरह की तो फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। डिक्लेयर नहीं की तो नहीं की तो नाहल, तो वो दोबारा जाके लड़के इलेक्शन आए, ठीक है ना। तो अर्ज ये है कि इस मामले के ऊपर तो कभी भी कोर्ट छूट नहीं देती थी। तो अगर आप ये बात करते हैं कि ये वाला रूल, ये वाला रूल, ये वाली चीज ऐसे नहीं ऐसे, तो जब आपने किसी बंदे को फंसाना होता है ना, तो डिक्लेरेशन का मामला तो ऐसा है कि आप उसके घर में चले जाएं, आपके वो जो कोने में कुर्सी पड़ी है ना, ये तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं की। आप कहते रहे कि यार ये मैंने फर्नीचर लिखा है 2 लाख का, इसके अंदर वो शामिल है। तो जब आपको फंसाना है ना किसी ने, तो वो तो इस तरह भी फंसा लेगा कि नहीं यार ये इसकी कीमत ज्यादा है, तो ये चीजें जो है तुमने डिक्लेयर नहीं की तो तुम नाअहल हो। ये बात इस तरह से नहीं होती है। ये कानून का मंशा नहीं है, ये आइन का मंशा नहीं है। कानून और आइन सबसे सुपीरियर है, उसके मद्देनजर रखते हुए कवानीन तश्कील दिए जाते हैं, कवानीन की इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। बुनियादी तौर पे जो बुनियादी असूल वज़ा किए गए हैं आइन के अंदर, उनका ख्याल रखना होता है, जो कि यकीनी तौर पे आजादी इज़हार राय है, लोगों को वोट देने की आजादी है, सियासी बातों को काम करने की आजादी है। तो अगर आप बाय द रूल वाली बात कर रहे हैं कि ये चीज नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो उस तरीके से तो फिर आप किसी को भी निशाना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल भी गलत बात है। किसी तरह की कोई वायलेशन हमें वाज़ेह तौर पे ऐसी नजर नहीं आती कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप पूरे जमहूरी निजाम को जो है वो एक जिक पहुंचा दें, ये कह के कि एक पूरी सियासी जमात इंतखाब भी नहीं लड़ सकती बतौर सियासी जमात के। ऐसी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो लोग जो जस्टिस मुनीर का हवाला देते हैं। जस्टिस मुनीर की जजमेंट का बिल्कुल गलत जजमेंट थी, बिल्कुल नजरिया जरूरत के तहत दी गई, आइन और कानून से मजाक किया गया। लेकिन ये वाला वो वक्त था जब मुल्क के अंदर बाकायदा जमहूरी सफर शुरू ही नहीं हुआ था 1950s का। ये वक्त है जब मुल्क के अंदर जमहूरियत, चलो नाम की जमहूरियत है तो सही, 73 के आइन के तहत चल रहे हैं। मैं समझता हूं जस्टिस मुनीर वाली बात को इससे कंपेयर करना इसलिए ज्यादती है कि इससे बड़ी जमहूरियत को जिक्र तो पूरी जमहूरी तारीख में शायद ना पहुंचाई गई हो। अगर आप सिविलाइज्ड जो नेशंस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का मुतालिया करें तो इतना जुल्म कि आप एक पूरी सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दें अपनी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, और आप कहें जी नहीं नहीं ये जस्टिस मुनीर वाली नहीं हो सकती, नजरिया जरूरत। अरे भाई नजरिया जरूरत इससे बड़ा कौन सा जुल्म आइन और कानून के साथ किया जा सकता है कि आप जमहूरियत को जो है वो कलबंद करार दे दें। आप एक पूरी जमहूरियत की मतलब ही सियासी जमातें होती हैं, सियासी जमातों का आजादाना तौर पे एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना। तो ये बुनियादी तौर पे आइन और कानून के बुनियादी उसूलों का, जिनके तहत किसी भी सियासी जमात को एक मुकम्मल तौर पे आजादी के साथ जो है हिस्सा लेने की इजाजत दिया जाना था, उसकी वायलेशन की गई, उनको नहीं लेने दिया गया। और यकीनी तौर पे ये वाली बात जो है बिल्कुल गलत थी, और ये जस्टिस मुनीर की जजमेंट से गंदा तरीन फैसला और तारीख में हमेशा एक गलत जजमेंट के तौर पे याद रखा जाएगा। अगली बात मैं ये अर्ज करूंगा नाज़रीन कि बाद लोग ये कहते हैं जी कि राय का इख्तिलाफ है, इसके ऊपर ये राय भी हो सकती है, ये भी राय। बिल्कुल, मैं हमेशा इस चीज का कायल रहा हूं, कोई भी शख्स किसी भी मामले के ऊपर कोई राय रख सकता है, लेकिन ये वाली जजमेंट वो जजमेंट नहीं है जिसके ऊपर आप कहेंगे ये मेरी राय है, ये आपकी राय है। ये मजाक नहीं है। एक जमहूरी निजाम के अंदर आप जमहूरियत के खिलाफ दलील नहीं ला सकते। एक आईनी निजाम के अंदर आप आइन के खिलाफ, आइन की एग्जिस्टेंस के खिलाफ एक सहाफी होते हुए दलील नहीं ला सकते। ये कोई दलील नहीं है कि आप सिर्फ अपने बुज़्द की वजह से, सिर्फ इसलिए कि उस सियासी जमात का सरबरा आपके अगेंस्ट था, आपके खिलाफ उसने कोई एक्शन लिए थे, तो आज आप पूरे के पूरे असूलों को, आप आइन को, आप सच के असूलों को जो है वो मद्देनजर न रखते हुए आप कहें नहीं जी बात ऐसे नहीं तो ऐसे होनी है। मैंने जिस तरह आपको मिसाल दी है नवाज शरीफ साहब के केस की, हम सब लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। हमने कहा था ये बात नहीं है, ये कानून का मंशा नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट अगर है भी सही तो आप इसकी बुनियाद के ऊपर एक सिटिंग हुकूमत को, एक वजीर आजम को, एक मुंतखब वजीर आजम को इस तरह घर नहीं बेच सकते, क्योंकि एक रूल की या उसकी वायलेशन वाली बात नहीं है। अब मैं तीसरे और आखिरी नुक्ते के ऊपर आता हूं कि बाद लोग ये ना वो तराशते हैं कि जी सियासी जमात के अंदर इलेक्शन जो है वो बड़ी अहम बात है, तो इस वायलेशन की इजाजत नहीं सकती। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पहले इन्होंने कहा 2022 में
उस वक्त भी इलेक्शन करवाए तहरीक इंसाफ ने, बाद में कहा बाद में भी इलेक्शन करवाए, इलेक्शन करवाए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो उनका तरीकाकार था उस पार्टी का, जो उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने किए, यही मंशा था इनका, ये मंशा पूरा हो गया। अब वो कहते हैं फलानी टाइम फलां चीज ऐसे नहीं हुई थी, तो फिर वो अकाउंट रिसीवेबल वाली बात पे तो 100% नाअहली बनती है, किस बात पे रोते हैं? उस वक्त भी एक गलत बात को गलत कहा था, आज भी ये चीज उससे बदतरीन तरीके से गलत है, क्योंकि वहां पे एक शख्सियत को निशाना बनाया गया था, एक वज़ीर आज़म को निशाना बनाया गया था, गलत हुआ था। आज आपने जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा है, तो काजी फायज ईसा इस मुल्क के दुश्मन है, आइन के दुश्मन है, और ये बात कहना ये सच है, और इसमें राय की इख्तिलाफ वाली बात मज़ाक़ खेज बात है, ये बात नहीं की जा सकती है, और ये गलत बात है। किसी सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सिर्फ इसलिए कि उसको काजी फायज ईसा साहब अच्छे लगते हैं, या वो मजहबी आदमी है, या वो नेक आदमी है, तो वो और या वो इमरान खान के मुखालिफ है वो साहब, तो वो उसके हक में बातें शुरू कर दे। ये राय की इख्तिलाफ वाली बात नहीं है, ये जिद वाली बात है। मैं मुस्लिम लीग नवाज के चंद काबिल एहतराम दोस्तों की बात आपको बता के ये बात खत्म करता हूं, और अगले प्रोग्राम में मैं साइफर के हवाले से बड़ी अहम चीजें आपके सामने रखूंगा, कि साइफर केस के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त सामने आके जो भी कहें, जो लोग जमहूरियत पसंद है, हर जमात के अंदर अच्छे लोग मौजूद होते हैं, साफ ज़ाहिर है, तो मैं आपको अपने चंद दोस्तों की बात बताता हूं इसी केस के हवाले से। पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि काजी फायज ईसा ये फैसला ना भी देते, तो जो पीछे जो अपना मिशन लेके चल रहे थे, जो हासिल करना चाह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट जो हासिल करना चाह रही थी, वो उन्होंने हासिल कर लेना था। वो बैट का निशान ना भी देते, मिल भी जाता उनको, तो जो एस्टेब्लिशमेंट ने करके रहना है, उनके लिए आइन की, कानून की, मुल्क की कोई अहमियत या वक़्त है, वो उन्होंने कर लेना है। ये फैसला सुना के अपने तासुब की वजह से, और जो मामला थे उनके पहले से तयशुदा, काजी फायज ईसा ने सिर्फ अपने चेहरे पे कालक मली है। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो फर्ज करें बल्ले का निशान दे भी देते, तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो मकासद हासिल करने हैं वो उन्होंने करके रहना है। मेरे बाद दोस्त मेरे पे तनकीद कर रहे थे अगले दिन एक महफिल में कि जी आपने कहा जी पीटीआई ये कर देगी वो कर देगी। मैं बार बार कह रहा हूं, होगा वही जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। मैंने तो कहता जो नशिस्तें हैं उसके हवाले से जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है मुझे होती है, मैंने उसके ऊपर भी बात की है। मैंने तो कभी नहीं कहा जी इतनी ये हो जाएगा और वो इनकलाब आ जाएगा और ये वो। हाँ, एक सियासी जमात को हक हासिल है भरपूर कोशिश करने का, वो पीटीआई को जरूर करनी चाहिए, मज़ाहमत करनी चाहिए, बिल्कुल गलत चीज जो हो रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपना मकसद हमेशा हासिल करके रहती है, यही मैंने हमेशा कहा। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं उन सहाफियों के लिए जो आज के दिन तक इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं, उनके लिए कि अपने मुंह पे उस तरह से कालक ना मले जिस तरह से काजी फायज ईसा ने मली। एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही है वो आपकी कोशिशों के बगैर भी कर लेगी। झूठ को बुनियाद ना बनाए, झूठ को दलील ना बनाए। मतलब नून के लोगों की बात करके बात खत्म करते हैं। मुझे बात दोस्तों ने ये बताया, नून लीग के लोगों ने, कि जब आर्गुमेंट के ऊपर बात शुरू हुई कि दलील के ऊपर बात करें, ये छोड़ें आप जो भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल पीटीआई को मेरा एक नुक्ता नजर है पाकिस्तान में इलेक्टोरल सूरत हाल या पॉपुलैरिटी ऑफ पीटीआई के हवाले से। मैंने जब पॉपुलैरिटी नहीं थी तब ये भी कहा था कि नहीं है, अप्रैल 2022 से पहले मैं समझता था पॉपुलैरिटी नहीं है, मैं ओपनली कहता था नहीं है। अगर नून लीग इलेक्शन लड़ती है उस वक्त तो वो मकबूल तरीन जमात होगी। मैंने बार बार कहा था, मेरे वीलॉग्स मौजूद है, मुझे कोई अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझता हूं कि पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो मैं कहता हूं ज्यादा है। हाँ, लेकिन जो नून लीग के दोस्त हैं वो डिसएग्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम वो बाकायदा हल्के गिनवाते हैं पंजाब के 50 या 60% से ज्यादा हल्के में। वो समझते हैं कि उनकी जमात की प्रेजेंस ज्यादा है, उनका वोट बैंक ज्यादा है, वो अपने वोट की बुनियाद पे वो जीत सकते हैं। ये नून लीग के बाद लोगों का कहना है। पंजाब के हलकों की एक साहब ने मुझे मिसाल दे के बात की। अच्छा, अब बात यह है कि अब उनका कहना क्या था, उनका और उनके दोस्तों का, कि वो बल्ले का निशान होना, उसके साथ मुकाबला करना अपनी क़यादत के जरिए, एक इंतखाबी मुहिम के जरिए और इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेना उनके मुताबिक मुमकिन था, मुमकिन है कि नून लीग कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी मिलनी थी उस प्रोसेस को पीटीआई के मौजूद होने की वजह से, वो अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काजी फायज ईसा ने बैट का निशान वापस ले लिया। एग्जैक्ट अल्फाज में आपको बता रहा हूं एक दोस्त के, कि काजी फायज ईसा से वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इस हद तक चले जाएंगे। ये आपको मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको नून लीग के आम वर्कर की बात बता रहा हूं, जो ये समझता है कि उनकी पार्टी अपने जोरे बाजू में भी जीत सकती है, एटलीस्ट अक्सरियत भी हासिल कर सकती है। गलत समझता होगा, मेरी सोच इससे शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा ने ये जो गेम की है इससे उनकी थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी बननी थी वो भी चली गई और इसकी जरूरत नहीं थी उनको करने की। तो सिर्फ ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो करना था वो करके रहना था, काजी साहब ने
कालक मली है, सहाफ़ी कालक मलने की कोशिश ना करें मजीद अपने ऊपर। नून लीग के लोग भी यही समझते हैं। नाज़रीन, ये इस फैसले के हवाले से बात करना पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक तरीन बदतरीन फैसला। काजी फायज़ ईसा इस फैसले के हवाले से जाने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें होती थी, एक अहमियत थी जो इस फैसले के बाद खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ओपनली खुल के सामने आ गई। उस जगह की बतौर एक आईनी इदारे की हैसियत एटलीस्ट जब तक काजी फायज़ ईसा है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहां से जितना मर्जी किसी को इंसाफ मिलता रहे, लोग उसको ताकतवर के एक अड्डे के तौर पे ही देखेंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।